आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स को देखेंगे। इसके पहले मैंने बजट के हाइलाइट्स को कराया है। जिसने भी नहीं देखा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा, करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत याद रखना मुश्किल होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत लंबा होता है, तो मैंने इसको जो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो पब्लिश करती है हमारी गवर्नमेंट, एक शॉर्ट फॉर्म में, विजुअलाइज फॉर्म में, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है और उसी से हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे। और जिसको भी जो भी वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये वीडियो मैं स्टूडेंट के ही डिमांड पे लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे के हम हाइलाइट्स को देखेंगे। इस इकोनॉमिक सर्वे को पूरे 13 भागों में बांटा गया है और इसमें 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम चार्ट्स की हेल्प से पढ़ेंगे। अब जैसे कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, मॉनेटरी, एक्सटर्नल, प्राइस एंड इन्फ्लेशन का क्या, एक साल में क्या तरक्की की, क्या रहा, मीडियम टर्म आउटलुक कैसा था, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, सोशल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, लेबर इन AI एरा। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करता है इसको। और ये सर्वे होता है पार्लियामेंट में एवरी ईयर, और ये हमेशा बजट के जस्ट एक दिन पहले पब्लिश किया जाता है। जो इसमें चीफ एडवाइजर थे उनका नाम था मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये याद रखिएगा कि इस साल के बजट सर्वे का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन था। और ये इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है हमारे ये जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज कब हुआ था, 1950 में। और ये पहले ये बजट के साथ ही प्रेजेंट होता था, लेकिन अब इसको सेपरेट कर दिया गया, एक दिन पहले किया जाता है। अब देखते हैं हम पहला हमारा जिस तरीके से चैप्टर हमने देखा कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, यानी कि हमारी जैसे ए स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट लेन में जा रही है। अब इसमें ये हमारा वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का है कि कैसी इकोनॉमी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, तो कैसा ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट ये 2013 का है, 23 का है, सॉरी, ये 2024 और ये 25। तो ग्रोथ रेट हमारा कैसा रहेगा, तो 3.3% रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द हमारा एडवांस इकोनॉमी 1.7 ग्रोथ रेट रहेगा। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, इसका कैसा रहेगा ग्रोथ रेट, 4.2 हमारा रहेगा। और हमारा 2024 में कितना था, 4.2। तो ये अभी भी इक्वल ही रहेंगे। अब जैसे कि ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ आउटलुक में रियल जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू जो जीवीए है हमारा, ग्रोथ एस्टिमेट कितना किया गया है, 6.4%। ये हमारे जो लास्ट ईयर था उसका, और ये हमारे डिकेडल एवरेज है। अब हमारा जो ये वाला साल है उसके लिए क्या प्रोजेक्ट किया गया है कि 6.3 से लेके 6.8 तक हमारा ग्रोथ रहेगा। ग्लोबल डोमेस्टिक चैलेंज की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी हमारी 3.3% से क्या हुई है, ग्री हुई है। और IMF का प्रोजेक्शन क्या है, 3.2% एवरेज ग्रोथ का ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ये देखिए 3.3% से हुई है। इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो सॉफ्टन हुआ है 5.4% से, और जो इसके पहले था ये कितना था, 4.9%। तो इससे इतना सॉफ्टन हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये बढ़ा है हमारा फाइनेंशियल 2021 और 2024 से, और ये हमारा जो है 8.2% है नवंबर, ये जुलाई नवंबर 2024 में। अब हमारा ट्रेड एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया की कितनी रैंक है, तो 7th रैंक है। किसमें, एक्सपोर्ट सर्विस में, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अब इंडिया ग्रोथ में, अगर हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का देखें तो इंडिया की ग्रोथ रेट कैसी है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, तो ये लगभग अराउंड 3.9 के है। इंडस्ट्रियल में ग्रोथ देखें तो ये बढ़ी है पहले से, यानी कि अराउंड 6.1% के है। और हमारा सर्विस सेक्टर में कितना है, ये अराउंड हमारा 6.7% के है। ये हमारा जीडीपी और ये हमारा जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड और हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमें हमारे वैल्यू के ग्रोथ, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ को बताते हैं। तो ये दोनों लमसम ये हमारे इक्वल में ही चल रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। अब हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करें तो पहले जो हमारा हाईएस्ट वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स है 2023 में कितना था, 8.5, लेकिन अब वो बढ़ गया है, 13 हो गया है। जबकि हमारा एक ये वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स है। वैसे ही हमारा हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स भी आता है, जो कि पहले से और बढ़ गया है। पहले 121.7 था, अब 133.6 हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन का क्या शेयर है जीडीपी में। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो y इक्वल टू क्या आता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसी की बात हो रहा है। तो हमारा कंजम्पशन कितना है, तो कंजम्पशन ये हमारा, अभी ये हम फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो क्या है, ये
61.8। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है PFCE। अब PFCE क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। GFEC क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 30.1। ये हमारा GFE क्या है, तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, 10.3। हमारा ये एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट 21.5 है, और इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट से ज्यादा करते हैं, यानी कि हमारा इंपोर्ट जो है वो कितना है, 21.5 है, और एक्सपोर्ट कितना है, ये एक्सपोर्ट था 21.5, और इंपोर्ट कितना है हमारा, ये 24.1 है। तो यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करते हैं, तो ये इसीलिए इसको माइनस में यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ये माइनस नहीं होगा ना। इंपोर्ट अगर करते हैं तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा तो है नहीं, तो अभी भी अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है हमारे इंपोर्ट से, तो हम यानी कि हम डेफिसिट में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का दिया है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या कितना चल रहा है अराउंड, आपको उतना पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ। तो अब ये हमारा US बिलियन डॉलर में ये डेटा दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, और ये डेटा जो है, क्योंकि हमारा जो 2025 के Q1 Q2 तक के डेटा को पब्लिश किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, तो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस जो है ये निगेटिव ग्रोथ में है, जबकि हमारा सर्विस ट्रेड बैलेंस ये हमारा पॉजिटिव ग्रोथ में है, और नेट प्राइवेट ट्रांसफर भी हमारा पॉजिटिव ग्रोथ में है। ये सारे क्वार्टर में देखिए पॉजिटिव ग्रोथ में है, अभी भी ये पॉजिटिव ग्रोथ में ही है हमारा और ये जो है हमारा CAB यानी कि करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा ये 2023 में निगेटिव में गया है, इसमें भी निगेटिव में गया है, और 2024 में बीच में ये थोड़ा पॉजिटिव में आया है, बाद में फिर से निगेटिव में चला गया है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर का डेटा है कि किस तरीके से हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो है अभी भी एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, इसीलिए ये मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस निगेटिव में दिखाता है। अब हम आते हैं दूसरा जो हमारा चैप्टर में ये डिवाइड है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट में। इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो हमारा कम हुआ है, और ये अगर हम सितंबर 24 की बात करें तो ये 2.6 पे गया है, और हमारा इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ SCBs रिफ्लेक्ट इन राइजिंग टर्न ऑफ असेट। तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो इंप्रूवमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी में वो बढ़ा है पहले से, तो यानी कि 1.4% गया है। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैसा है हमारा कैपिटल मार्केट का परफॉर्मेंस, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स जो है पहले जो थे 33% से बढ़ा है, पहले के 18 यानी कि 33% से बढ़ा है दिसंबर के एंड में। तो डीमेट्स अकाउंट बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है, जितने डीमेट्स अकाउंट बढ़ेंगे यानी कि कुछ ना कुछ कैपिटल मार्केट हमारा बढ़ रहा है। नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर भी डबल हुए हैं, 2.9 करोड़ हुए हैं, मतलब 2.9 से 5.6 करोड़ हुए हैं। तो हमारे म्यूचुअल जो फंड इन्वेस्टर्स हैं वो भी बढ़े हैं, क्योंकि अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे इन सब चीजों में अपना पैसा नॉर्मल लोग भी लगा रहे हैं। SIP तो मैक्सिमम लोगों ने, इवन स्टूडेंट भी SIP करते हैं, तो जो मंथली एवरेज SIP फ्लो है वो भी डबल हुई है। यानी कि फाइनेंशियल अगर हम 2022 की बात करें तो 0.10 लाख करोड़ थी, लेकिन अब 0.23 लाख करोड़ होगी। तो ये इसमें भी हमारा यानी कि कैपिटल मार्केट में SIP हो, म्यूचुअल फंड हो या डीमेट अकाउंट हो, ये तीनों बढ़े हैं। अगर हम इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन GDP रेशियो की बात करें तो ये कितना है, 136% एट द एंड ऑफ द दिसंबर। ये क्वेश्चन बनता है कि कितना है हमारा कैपिटलाइज GDP रेशियो। अगर हम देखें IPOs की, तो IPOs भी इंक्रीज हुए हैं हमारे, 259 थे अप्रैल से दिसंबर में, अब वो कितने मतलब 259 हो गए हैं, जबकि 2023 में कितने थे, 196 थे। तो यानी कि इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम फंड की बात करें तो फंड जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ा है, यानी कि पहले इतना था 53, अब 888 राइज हुआ है, 1,53,000। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम मोबिलाइजेशन एंड प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो इसमें भी क्या हुआ है, 5% मोर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। तो परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट भी हमारा अच्छा चल रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो ये जो अभी मैंने बताया है वही सारी चीजें हैं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हमारा जो क्रेडिट GDP गैप नैरो हुआ है वो कितने परसेंट से हुआ है, -0.3% से हुआ है। और इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी होंगे।
हमारा 3.6 लाख करोड़ रिकवर्ड हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड किसके लिए बनाया जाता है? तो ये होते हैं बैड लोन्स को वापस लेने के लिए। तो और ये कब आया था? 2016 में आया था। तो इसकी बैड लोन की भी रिकवरी अच्छी खासी हुई है, 3.6 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मोबिलाइजेशन की बात करें तो हमारा जो प्राइमरी मार्केट मोबिलाइजेशन है वो भी कितना है? 11.1 लाख करोड़ है और ये 5% के इंक्रीमेंट से हुआ है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जो कैप है वो 136% से सरपास किया है किसको? चाइना को और ब्राजील को। यही जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि 136% से ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज राइज किया है और किसको सरपास किया है? चाइना को और ब्राजील को। अब हम आते हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। गवर्नमेंट तो वैसे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का टर्म कब आया था? आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहली बार कब आया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना गवर्नमेंट का एक प्राइमरी मोटिव था, स्पेशली जो ये बीजेपी गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग से जब ये आई थी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अच्छा खासा इन्होंने ध्यान दिया था। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में 53.9 जो है मार्च 2021 से अभी कितने हो गए हैं? 64.2। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारा पहले से ज्यादा इंप्रूव हुआ है। पहले कितना था? 53.9, अब कितना हो गया है? 64.2। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। अगर रीजनल रूरल बैंक के बारे में हम देखें तो रीजनल रूरल बैंक के कितने ब्रांचेस हैं? 22,069 ब्रांचेस हैं 700 डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें 14% शेयर है ऑल ब्रांचेस का, 13% शेयर है रूरल ब्रांचेस का एंड 92% ब्रांच है रूरल और सेमी एरियाज में। अगर हम इनकी बात करें कि स्पेशली रीजनल रूरल बैंक का क्या शेयर है, तो रीजनल रूरल बैंक जो है 47 लाख करोड़ एडवांसेस किसमें देते हैं? 3 करोड़ लोन्स अकाउंट है इनके, 2.9% शेयर इन एडवांस है एंड 8% शेयर इन लोन अकाउंट्स हैं। 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं और जिसमें 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स है, 3.2 करोड़ शेयर इन डिपॉजिट अकाउंट्स है एंड 13.7 शेयर इन डिपॉजिट अकाउंट्स है। तो यानी कि रीजनल रूरल बैंक का परफॉर्मेंस भी पहले से बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है। अब हम एक्सटर्नल सेक्टर या एफडीआई की बात करें तो एफडीआई जो है पहले के कंपैरिजन में ये हमारी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि एफडीआई ये जो कोरोना टाइम पीरियड था इसमें कम हो गई थी, लेकिन अब ये अच्छी खासी बड़ी है। अगर हम रीबाउंड इन ग्लोबल ट्रेंड देखें तो ये हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ है और ये हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ है। तो हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है और लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा नैरो हो गया है। अब इसके हम और भी थोड़े डेटा को देख लेते हैं। तो मर्चेंडाइज हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट में है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड है वो डेफिसिट में है। कितने डेफिसिट में है वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये वाले मैंने आपको दिखाया था, आप एक बार बैक जाके देख सकते हैं। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है ये बहुत मतलब पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। अगर हम देखें 2024 का, पहले 2023 में ये -190 था, अब ये बढ़ के -211 हो गया है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, यानी कि ट्रेड डेफिसिट हमारा पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। अब हम क्या चीजें हैं, नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन पेट्रोलियम्स एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अगर देखिए नॉन पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट हम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कर रहे हैं। 2023 में हम 255 कर रहे थे, अब हम 273 कर रहे हैं। जबकि हम जेम्स एंड ज्वेलर्स का भी हमारा पहले के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, हम इसका एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सर्विस ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं कि फर्स्ट 9 मंथ में हमारा कैसा है सर्विस ट्रेड सरप्लस। तो सर्विस ट्रेड सरप्लस हमारा पहले के कंपैरिजन में अगर हम ये 2023 और 24 देखें तो 24 का सर्विस ट्रेड कंपैरिजन अच्छा है, 131 है हमारा, पहले 120 था। 2023 में सर्विस इंपोर्ट हमारा कितना था? सर्विस इंपोर्ट भी हमारा बढ़ गया है, तो इंपोर्ट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा है। पहले 252 था, अब 281 हो गया है, यानी कि मॉडरेट ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल। तो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा मॉडरेट ग्रोथ हुआ है, प्राइमरली ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स ड्राइवन बाय फॉल इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। एंड यहाँ पे मर्चेंडाइज इंपोर्ट रिफ्लेक्ट द रीबाउंड इन द डोमेस्टिक कंजम्पशन डिस्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। तो ये हमारा डेटा हम देख सकते हैं। अब ईज ऑफ डूइंग इनिशिएटिव क्या है एक्सपोर्टर्स के लिए? तो बहुत सारे जो हमारे ट्रेड के लिए जो न्यू ट्रेड थ्योरी भी हमारी जो आई थी उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की गई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले तो कौन देता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग 63 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ये कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिलीज की जाती है। अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट की जाएगी, लॉजिस्टिक हब इनहेंस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है, मतलब ईज ऑफ डूइंग इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं। तो लॉजिस्टिक हब पॉलिसी रिफॉर्म भी अच्छी खासी की गई है, जिसमें सप्लाई चेन इफिशियंसी को इंप्रूव किया गया है।
इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेपरलेस ई बैंक रिजिलियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको हम EBRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी अच्छा खासा इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है और यहाँ पे DGFT ट्रेड फैसिलिटी ऑन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और ये सारे इनिशिएटिव किसके लिए लिए गए हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। अब हम इंडिया कंटिन्यू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो FDI भी इंडिया ने कंटिन्यू क्या किया है? अट्रैक्ट किया है इंडिया स्पेशली। तो अगर हम GDP इनफ्लो की बात करें तो हमारा 2024 में GDP इनफ्लो बहुत बढ़ा है, 56 है। पहले अगर हम देखें तो 47 है। अगर हम रिपेट्रिएशन देखें तो रिपेट्रिएशन हमारा पहले के कंपैरिजन में भी बढ़ा है, यानी कि ग्रोथ ही हमें मिली है 2023 से 2024 में। अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर लीड की, तो FDI इन्फ्लो हुआ है 19.1% शेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड फॉलोड द टेक्नोलॉजी ट्रेंड एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो इन सब में क्या हुई है? हमारी FDI का इन्फ्लो हुआ है इन सारे सेक्टर में, और इसके अलग अलग परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप इसको एक बार पॉज करके परसेंटेज देख लीजिएगा, किसमें सबसे ज्यादा है? तो वो सर्विस सेक्टर में है 19.1%। उसके बाद किसमें है? हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में है 14.1%। कभी कभी इसको क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद हमारा क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 7.0% का इसमें FDI इनफ्लो हुआ है। उसके बाद हमारा आता है सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, देन हमारा कंसल्टेंसी सर्विस, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है इसके बाद, उसके बाद कंसल्टेंसी, ऑटोमोबाइल एनर्जी एंड हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये सारे हमारे उसके जो बड़ा है उस वाइज से यहाँ पे उसको रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रखा हुआ है, सबसे ज्यादा और सबसे कम के को भी ध्यान रखिएगा। अब फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है हमारा? अभी फॉरेक्स रिजर्व दिसंबर में कितना है? सितंबर में थोड़ा ज्यादा था, 706 बिलियन था, लेकिन अब कितना है हमारा? 640.3 बिलियन है दिसंबर तक, जिसमें हमारा 89.9% एक्सटर्नल डेट भी कवर किया गया है। तो अभी कितना है हमारा? 640। तो ये ध्यान रखिएगा, 640.3 हमारा अभी, हाँ, एक्सटर्नल हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, पहले 706 था। अब हम एक्सपोर्ट हमारा ग्रुप किया है, अभी मैंने पीछे सारे सब आपको बताया। अब एक्सपोर्ट में हम सेकंड ग्लोबली हैं, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक्सपोर्टर, तो सेकंड है हम इन सब में, और 10.2% मार्केट शेयर है हमारा। हमारा एक्सपोर्ट 6% से ग्रो किया है, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट हमारा जो है वो 11.6% से बढ़ा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? 1.2% अब हमारा GDP है। FDI इनफ्लो हमारा 17.9% है, जो कि हमारे 55.6 बिलियन USD पहुंच गया है। फॉरेस्ट रिजर्व हमारा 640.3 बिलियन है, अभी हमने देखा, जिसमें हमारे 10.9 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर किया गया है। और स्पेशली हमारा डेट टू GDP रेशियो कितना है? 19.4%। तो क्या क्या याद रखना है आपको? फॉरेस्ट रिजर्व 640.3 बिलियन, FDI इनफ्लो 17.9% और डेट टू GDP रेशियो 19.4%। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? प्राइसिंग एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग एंड डायनामिक्स। तो हम अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारा CPI, कोर इन्फ्लेशन, और WPI जो हम मैक्सिमम चेक करते हैं, तो CPI हमारा कितना है? अराउंड 10%। हमारा कोर इन्फ्लेशन कितना है? ये हमारा अराउंड 7% है, और हमारा WBPI कितना है हमारा? अराउंड 2% है। हेल्थ एंड फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारा ये हेल्थ इन्फ्लेशन थोड़ा सा ग्रीव किया है इस लास्ट क्वार्टर में है, और हेडलाइन एक्सक्लूडिंग TOP ये जो है हमारा क्या है? ये थोड़ा इससे नीचे है, और हेडलाइन एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस ये भी इसके नीचे ही आता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है कि कैसे हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमें सीरियल्स के लिए क्या करना है? स्टॉक लिमिट करना है, वीट को ओपन मार्केट सेल स्कीम को लाना है, सेल और वीट और राइस के लिए, और सेल अंडर भारत ब्रांड, यानी कि हमें भारत ब्रांड के अंदर ही सेल करना है। तो हमें कुछ ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स भी हमें दिए गए हैं। पल्सेस में हमें क्या करना है? सेल अंडर भारत ब्रांड, कोई भी चीज हमको भारत ब्रांड के अंदर सेल करना है। ये क्या हम दर्शाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम झुकते जा रहे हैं, हम बाहर की चीजों को हम कम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अपना ब्रांड बनाए, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हो,
साथ ही साथ हमारा इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स भी हो तूर और देसी चना के लिए, वेजिटेबल्स के लिए सब्सिडाइज सेल हो ऑनियन एंड पोटैटो के लिए, और बफर स्टॉक हो अनियन के लिए। तो दीज आर द मेजर्स टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। अब हमारा क्या आता है मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव ग्रोथ। तो हमें क्या करना है, अनलेशिंग डोमेस्टिक ड्राइव ग्रोथ इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस। इसके लिए हमें क्या चीजें करनी है, सबसे पहले तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन करना है, जिससे कि हमारा क्या होगा, ये ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करेगा। उसके बाद दिस कॉल टू फोकस अ डोमेस्टिक ड्राइव फॉर ग्रोथ। अब इसकी वजह से हमारा ग्रोथ का डोमेस्टिक ड्राइव फोकस करेगा, जिससे हम डीरेगुलेट कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट इफिशियंसी को, और इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक और बिजनेस दोनों हमारा ग्रो करेगा। इसके बाद इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसको दो फेज में बांटा गया है। वो फेज कौन कौन से है, सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है कंप्लायंस बर्डन को, इस स्ट्रीमलाइन सिस्टम प्रोसेस फिर जाना है, फिर उसके बाद हमें ये इस्टेब्लिशिंग डिजिटल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन करने हैं, फिर प्रोवाइड इंटेंसिव। जो दूसरा फेज है उसमें हम लिबरलाइज स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल, सेट लीगल सेफ्टी गार्ड्स, रिड्यूस टैरिफ और फीस और रिस्क ब्रांड रेगुलेशन करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो रेलवे में अगर देखें तो क्युमुलेटिव नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोचेस। तो अगर वंदे भारत की बात करें तो ये कितना तेजी से बढ़ा है इस ट्रेन का, और कोचेस भी बहुत तेजी से, नंबर ऑफ कोचेस भी इसके बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रेलवे हो या हमारा एविएशन हो, इन सब में बढ़ा है। अगर हम एविएशन की बात करें तो ऑपरेशनलाइज जो एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे पहले के कंपैरिजन में देखिए कितना बढ़ गया है। पहले 545 था मार्च में, जबकि दिसंबर में ये 619 हो गया। अगर हम देखिए रिडक्शन इन एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इन मेजर पोर्ट, यानी कि मेजर पोर्ट के टाइम की बात करें तो ये भी पहले से कम हुआ है, मतलब ये अच्छी बात है। अगर हम चलते हैं पावर सेक्टर की तरफ, तो पावर सेक्टर में कैपेसिटी एडिशन भी हो रही है हमारे पावर सेक्टर में। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन कैसे हुई है, तो पहले कितना था कैपेसिटी, 32,961 था, अब कैपेसिटी बढ़ गई है 38,805 हो गई है। अगर हम यहाँ पे ग्रोइंग रिलायंस ऑन रिन्यूएबल, तो हम किस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर हम नॉन फॉसिल की बात करें, नॉन फॉसिल फॉसिल, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये फॉजिल कितना है हमारा 61.4% एंड नॉन फॉजिल ये है। लेकिन अब हमारा हमने जो फॉजिल है उसको कम किया है, और हमने ये जो नॉन फॉजिल है उसको बढ़ाया है 47.1%। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है पावर सेक्टर में। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो डिजिटल कनेक्टिविटी का जो प्रोग्रेस है, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब अगर हम टावर इंस्टॉल की बात करें तो दिसंबर 2023 और 24 में देखें तो टावर इंस्टॉलेशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लीड की बात करें तो ये भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, यानी कि पहले 677 था, अब 693 हो गया है। और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की बात करें तो वो तो उसमें तो बहुत अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला है, पूरा 4%। तो इस तरीके से ये हमारा भारत नेट प्रोग्रेस में भी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो भी प्रोग्रेस में है। अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले बजट में बताया था कि अब जल जीवन मिशन का जो टाइम पीरियड है वो 2028 कर दिया गया है। और इसमें जल जीवन मिशन किसके लिए है, एक्सेस ऑफ सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये मतलब एक मिशन है कि जिसमें हम पूरे अपने स्टेट को कवर कर ले कि जहाँ पे एटलीस्ट लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर हो, वो भी टैप वाटर। तो अब अगर हम देखें इसमें तो अगस्त 2019 की बात करें तो 3.2 करोड़ ही रूरल हाउस होल्ड के पास था, लेकिन अब 15.3 करोड़ रूरल हाउस के पास टैप वाटर पहुंच चुका है, और वो भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम जो अचीव जहाँ पे फुली कवर कर लिया गया है वो ये स्टेट्स हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट्स हैव फुली कवर्ड अंडर द जल जीवन मिशन। तो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना एंड मिजोरम। और अभी भी इसमें मतलब हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, लेकिन 8 स्टेट हैं जिसने फुल कवरेज कर लिया है इस मिशन के अंदर। अब ये कैसे याद करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। हमारे जो ये ऊपर वाले, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा मेरा अम, अच्छा एक सेकंड अच्छा सा बना लेते हैं मैप, इसी से काम चला लीजिए आप लोग। हाँ, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसमें 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अगर हम इधर नॉर्थ की बात करें तो हमारा नॉर्थ में क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश इधर हमारा नॉर्थ, और वेस्ट में क्या क्या है हमारा, ये गुजरात है, इधर पंजाब है और हरियाणा। यानी कि ये जो तीनों है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों में अचीव हो गया है। इधर गोवा में अचीव हो गया है, तेलंगाना में अचीव हो गया है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये 8 स्टेट में हो गए हैं, बाकी के इधर के स्टेट में काम चल रहा है।
अब हम देखेंगे ओपन डेफिकेशन। तो ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में जो शौच जाते थे उसमें कितनी कमी आई है लोगों की। तो ये देखिए, अगर हम मार्च से अगर नवंबर का देखें आंकड़ा, तो मार्च से नवंबर के आंकड़े में कितनी ज़्यादा कमी है। जहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ पे यानी कि ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ये मतलब ये है थोड़ा-सा डार्कर ब्लू है, यहाँ पे अभी भी ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि 25% से कम हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें ये थोड़ा-सा जो ये लाइटर है, यानी कि ये 25 से 50% के बीच में इसकी इंक्रीजिंग। अब पहले देखिए, पहले के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ओपन डेफिकेशन में हमारा, तो बहुत अच्छा स्टेटस है। अभी ये सारे राज्य जो पहले एकदम जो ग्रीनिश नहीं दिखते थे, अभी देखिए इन सब में इतना बढ़िया काम चल रहा है ओपन डेफिकेशन के उस पे। अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो ये भी अच्छे खासे रेंज में है, यानी कि 50% परसेंटेज से लेके और 75% के उसमें है। तो अगर हम ओपन डेफिकेशन की बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है? तो ये भी अच्छा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अब देखिए सिटीज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन। तो ऐसे कितनी सिटीज हैं? तो 100% सिटीज को ओपन डेफिकेशन 2024 और 25 में किया जाएगा। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन कंस्ट्रक्टेड कितना हुआ है टारगेट? तो इतना टारगेट किया है, तो पहले के कंपेरिजन में टारगेट बढ़ा है। कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्शन भी पहले के कंपेरिजन में बढ़ा है, और हमारा डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन भी पहले के कंपेरिजन में बढ़ा है, क्योंकि अब आजकल सब जगह सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने वाले आते हैं। और अगर हम वेस्ट प्रोसेस्ड की बात करें तो वो भी पहले के कंपैरिजन में हमारा बढ़ा है। अब हम आगे आते हैं प्रोग्रेस अंडर द वेरियस इनिशिएटिव। तो किस-किस इनिशिएटिव, अलग-अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो किस-किस इनिशिएटिव में कैसे-कैसे प्रोग्रेस है। तो ये जो 4 इनिशिएटिव्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, इसके प्रोग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसमें 1.18 करोड़ हाउस होल्ड हैज बीन सैनिटेटेड एज अंडर मतलब इतने सारे करोड़ हाउस होल्ड को सैंक्शन किए, मतलब इतने करोड़ हाउस होल्ड बना दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। अगर अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो रेल सिस्टम कितने किलोमीटर तक हो गया है? 1010 किलोमीटर करेंटली, और ये ऑपरेशन कितने हो रहा है? 23 सिटीज में हो रहा है मेट्रो का, मेट्रो रेल सिस्टम का, और एडिशनल 980 किलोमीटर्स अंडर वे है, यानी कि ये तो ऊपर है और नीचे अंडर जो ग्राउंड होते हैं उसमें भी अच्छा खासा काम चल रहा है। अगर हो गया है, मतलब अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो टैप वाटर कवरेज 70% इंक्रीज किया गया है, एंड सीवेज कवर जो राइज किया गया है कितना? 62%। तो ये याद रखिएगा, टैप वाटर 70% एंड सीवेज कवरेज 62% राइज किया है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 93% प्रोजेक्शन कंप्लीट किया गया है स्मार्ट सिटी के में। 13 जनवरी 2025 तक का ये है कि 93% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म। तो बिजनेस हमारा एक्सपेक्टेशन इंडेक्स हमारी ये है, ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमी। इसके बारे में और डेटा हम देख लेते हैं कि कौन से सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन जो है वो स्पेशली इंडस्ट्री में एक हमारा अच्छा साबित हुआ है, जिसमें राइस सीमेंट प्रोडक्शन देखते हैं। तो ये हमारा सीमेंट प्रोडक्शन का राइस इतना है, कितने मिलियन टन अगर हम देखें कि कितने मिलियन टन है, तो अराउंड ये 250 मिलियन टन के है अभी। और इंक्रीज हम देखें प्रोडक्शन इन स्टील में, तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और ये भी पहले के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है हमारा सीमेंट प्रोडक्शन, और यहाँ पे राइजिंग स्टील एंड प्रोडक्शन। अब अगर हम इसकी बात करें अभी, तो ये हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना हुआ है? अराउंड 90 मिलियन टन, और ये हमारा 100 मिलियन टन है कंजम्पशन। तो इसमें पहले के कंपैरिजन में हमारा अभी अप्रैल नवंबर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें कम हुआ है। परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमारा जो है 2023 और 24 में बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन अभी भी इसका भी ग्रोथ हुआ है इसके एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल का। तो टेक्सटाइल हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी ग्रोथ देखा गया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखें तो इसमें भी अगर हम बात करें इम्पोर्ट की, तो इम्पोर्ट ज़्यादा है हमारा एक्सपोर्ट से, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। और ये हमारा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन तो हमारा इंक्रीज किया है। तो अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रोइंग फास्टर इन इंडिया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके अंदर आता है, पहले तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस तरीके से ग्रो हुई है इंडिया में, क्योंकि बहुत जरूरी है किसी भी नए इंटरप्रेन्योर्स हो, या कोई नए बुक हो, या कोई नई नई भी कोई भी चीजें हो, पेटेंट्स राइट हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा
पेटेंट जो फाइल किया गया है और जो ग्रांट किया गया है, इसमें देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी आई है पहले के कंपैरिजन में, पेटेंट फाइल में भी और ग्रांट में भी। अगर हम ट्रेडमार्क फाइल की बात करें तो ट्रेडमार्क फाइल बहुत ज़्यादा हुए हैं और जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं वो इतने हैं। तो ट्रेडमार्क फाइल तो लोग कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये भी एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ है इन सब चीज़ों में भी स्पेशली। और जो डिज़ाइन फाइल्ड है वो इतने हैं और जो डिज़ाइन रजिस्टर हैं वो लगभग लगभग इक्वल हैं। कॉपीराइट फाइल भी ठीक है और हमारा कॉपीराइट रजिस्टर भी अच्छा खासा चल रहा है। तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे हम ये थाउजेंड्स में है नंबर, तो ये अराउंड अगर हम देखें तो 35 के समथिंग है और ये 35.5 के समथिंग ये चल रहा है। अगर हम न्यू चैलेंज एंड ओल्ड वॉर हाउस यानी कि हम सर्विस सेक्टर में देखें तो हमारा जो जीवीए है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है सर्विस सेक्टर में। और अगर हम जीवीए की बात करें 2014 से 2023 में ये हमारा ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना 3 से लेके हमारा 4.3 तक देखने को मिला है। अगर हम चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की बात करें कि किस तरह से हमारी चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हम सोच सकते हैं, तो चैलेंज क्या क्या है कि जो हम नए जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर में, इंफॉर्मेशन गैप में, रेगुलेटरी प्रोविजन अक्रॉस कंट्री में, सुपरविजन में। हमारा जो है अपॉर्चुनिटी क्या है, हम इंक्रीज कर सकते हैं डिमांड कोई स्पेशली सर्विस में। एआई सर्विस जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करनी चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, एआई सर्विस को। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में जाने के लिए और हम अपने ग्लोबल ट्रेड और सर्विस को मजबूत कर सकते हैं। और क्या हमें पॉलिसी ध्यान में रखनी चाहिए, तो एप्रोप्रिएट स्किलिंग टू द बेनिफिट एंड डिजिटल रिवोल्यूशन के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो हमारा डिक्लाइन हुआ है शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो हम मनी लैंडर और उनसे लेते हैं उसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। अब लोग इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि बैंकों से ज्यादा उधार ले रहे हैं, ना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग। अब लोग बैंकों से उधार ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स और ये सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध है लोगों को लोन लेने के लिए, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अब बहुत कम हो गया है। अगर हम बात करें कि किस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ है क्रेडिट फ्लो ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो ये हमारा इसका भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। 3.47 से 2015 से अब हम अगर 24 की बात कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा है ये ग्रोथ हमारा, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के क्रेडिट फ्लो में। अब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का 16% कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया जीडीपी में। एमएसपी इंक्रीज किया गया है, जैसे कि हमारा एमएसपी अरहर हुआ, बाजरा हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ है कितने से 59 से 77% इंक्रीज हुआ है हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। सेक्टोरल ग्रोथ या फिशिंग ग्रोथ की बात करें तो 68.7% से मतलब इंक्रीज हुआ है और लाइफ स्टॉक हमारा 8% से इंक्रीज हुआ है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की बात करें तो हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना एनएफएसए मार्क जो शिफ्ट हुआ है, मतलब शिफ्ट इन फूड सिक्योरिटी अप्रोच, इसमें फ्री फूड ग्रेन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्सटेंड किया है 5 इयर्स के लिए। और फार्मर सपोर्ट यानी कि 11 करोड़ फार्मर बेनिफिटेड हुए हैं किसमें, पीएम किसान योजना के तहत, और 23.61 लाख करोड़ इनरोल्ड हुए हैं पीएम किसान मनधन के तहत। अगर हम बात करें इंक्रीज इन एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन में भी इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिली है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर्स, तो किस तरह से हम सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर्स को प्रमोट कर सकें, उसके लिए क्या क्या कोशिश की गई है। तो पहला तो परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, हम बहुत सारे पेस्टिसाइड ये सब ना यूज करें, 100% प्योर खेती करें। दूसरा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, मेजर्स लिए गए हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी कि हम जिस मिट्टी पे फसल करते हैं उस मिट्टी की हेल्थ कैसी है, इसके लिए भी एक कार्ड बनेगा और उस पर कौन कौन सी खेती करनी है, कैसे खेती करनी है, तो ये सब कुछ पे भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। प्री ड्रॉप एंड मोर क्रॉप, यानी कि हमें किस तरीके से पर ड्रॉप पे ज्यादा क्रॉप उगाना है, यानी कि अगर हमारे पास अगर लैंड भी कम है तो उस पर कैसे हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी करें, इसके पे भी ध्यान दिया जाएगा। और नेशनल बैम्बू मिशन, ये नेशनल बैम्बू मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर्स के लिए। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसके लिए ये यानी कि ये हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे मेजर्स हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि विच वन ऑफ इज द मेजर ऑफ द प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, और ये सब आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो दीज आर द मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। अब हमारा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की बात करें तो चैलेंज एंड प्रायोरिटीज क्या है, तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे क्लाइमेट और उसमें, और क्या क्या प्रायोरिटीज हमें रखनी है वो यहाँ पे है। तो चैलेंज हमारे पास क्या है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें अचीव करना है, जो कि हमारा स्टेटस था, हमें नेट जीरो करना है 2070 तक, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। हमारा इंटरनेशनल जो सपोर्ट है टू फाइनेंस टेक्नोलॉजी इज हाईली इनएडिक्वेट, इंडिया मीट टू रिक्वायर लार्जली फ्रॉम द बजटरी सोर्सेज, यानी कि हमें जो कुछ भी एक्वायर करना है वो कैसे करना है, हमारे जो बजटरी सोर्सेज हैं, जैसे कि
स्मॉल एनजीक्यूजी एनसीक्यूजी और 300 बिलियन का जो सेट किया गया है, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ को इंश्योर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कार्बन डेवलप करें, जॉब क्रिएशन करें, अफोर्डेबल एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और जो लिमिटेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको भी ध्यान दें। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस है। क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, तो ये सारी प्रायोरिटीज़ है कि हमें क्लाइमेट चेंज के को कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल और मॉडर्न, ये सारे जितने भी हमारे नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान हैं उन सब में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन, ये सारी हमारी प्रायोरिटीज है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज करें, ये बेसिकली इसके लिए ही है। मिटिगेशन बायस एंड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड, तो किस तरह से मिटिगेशन हमारा बायस्ड है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 7 है हमारा वल्नरेबल कंट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में। इंडिया रैंक 7 मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इमर्जिंग अर्जेंसी ऑफ एडॉप्टेशन, मतलब कि ये हमारा इंडिया की रैंक 7 है इसमें। इंटरनेशनल फ्लो फंड में क्लाइमेट एक्शन हाईली इनएडिक्वेट है एंड बायस्ड इन द फेवर ऑफ मिटिगेशन। इंडिया एडॉप्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर रोज 3.7 to 5.6 to GDP बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16 एंड 2022। तो ये हमारा बायलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस है, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन की रेशियो है, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है। अब हम आते हैं प्रोग्रेस टुवर्ड द इंडियन एनडीसी, यानी कि हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हमारा जो इंडिया का इनिशिएटिव है उसको देखते हैं। आज भी हम कोल कितने परसेंट यूज करते हैं एनर्जी सोर्सेज के लिए, तो 46.20%। अगर हम बात करें सोलर की, तो सोलर हमारी उसके बाद अच्छे खासे मात्रा में है, क्योंकि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकें। विंड एनर्जी है, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर, हमारी अदर रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर, और अगर हम इधर देखें तो डीजल, लिग्नाइट और गैसेस। तो दीज आर द ये हमारे जो सेक्टर्स हैं अलग अलग सोर्सेज के, एनर्जी सोर्सेज के। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 50% हमें करने हैं 2030 तक। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, और नॉन फॉसिल सोर्सेज को रीच करना है 46.8% तक, मतलब ये रीच्ड हो गया है 46.8 नॉन फॉसिल से। फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें तो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे जो इंडिया में हुआ है, तो हमारा जो एडिशनल कार्बन सिंक है 2.29 बिलियन टन कार्बन CO2 का, वो हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 एंड 2023, एंड द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक को हमें बढ़ाना चाहिए। तो हमारा 2.29 बिलियन टन था, अब उसको हमें एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन हमें उसको बढ़ाने हैं 2030 तक। तो ये टारगेट रखा गया है। क्लाइमेट इनिशिएटिव्स की बात करें हम, तो इंडिया अचीव किया है क्लाइमेट कमिटमेंट्स टू अट्रीब्यूट्स टू वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम, पॉलिसी, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, रेगुलेटर मेजर्स, बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की है कि वो कार्बन सिंक को बढ़ाएगा, साथ ही साथ कार्बन को भी कम करेगा। 2070 तक वो उसका जो रिन्यूएबल एनर्जी भी उसकी पहले से बढ़ी है। इंस्टॉल कैपेसिटी, सोलर पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, सोलर पैनल पे भी बहुत अच्छा हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये जितने भी इनिशिएटिव है, दिस इज फॉर द रिन्यूएबल, दिस इज द फॉर आवर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, तो हमें किस तरीके का होना चाहिए। तो हमें पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस के अलग अलग मेजर्स हैं। उसके बाद अब हमें क्या, हमारा क्या है सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज एज परसेंटेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल सर्विसेज एज लाख करोड़। तो ये हमारा सोशल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ये इसकी डेटा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए क्या क्या बनाया गया है। तो किस तरीके से हमारा गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, हैंड वॉश फैसिलिटी, हमारा लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल चेकअप्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, इन सब में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ये इस आप फिगर में देख सकते हैं। तो गर्ल्स टॉयलेट 97.2% अचीव किया गया है, मतलब बनाया गया है। 95.7% बॉयज टॉयलेट है। हैंड वॉश फैसिलिटीज भी कितनी अच्छी हुई है, 94.7%। लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम भी 89% है। इलेक्ट्रिसिटी भी 91.8% प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल चेकअप भी बढ़ा है। कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज ऑल्सो अ बेसिक फैसिलिटी, और जिसमें ये इतने अच्छे काम हुए हैं। अगर हमें बेटर एजुकेशन करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए,
हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे ध्यान देना चाहिए, जिसको हम FLN कहते हैं। इसमें हमें पीयर लर्निंग, जिसमें कि नल्ली कली यानी कि जॉयफुल लर्निंग, जो कन्नडा में एक है नल्ली कली, जिसको जॉयफुल लर्निंग बनानी है हमें। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है हमारे लिए। उसके बाद प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इस पे भी हमें फोकस करना है। हमें तब जाके हम ज़्यादा अच्छा लाइफ स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। और लाइफ स्किल के लिए हमें ये सारे टिम तारे इनिशिएटिव, PM ई विद्या चैनल, लाइफ स्किल फ्रेमवर्क, तो ये सारे इनिशिएटिव आप ध्यान रखिएगा। पावरिंग रूरल इकोनॉमी, तो रूरल इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीजें की गई है, कि क्या क्या चीजें की गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसमें कितना 11.8 टोटल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। और साथ ही साथ 2.51 जो लैक कम्युनिटी है वो सैनिटरी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रक्टेड है। मिशन अमृत सरोवर, तो इसमें क्या क्या बनाया गया है, इसमें 68,843 पाउंड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन रूरल में क्या किया गया है, 165.6 के सब सेंटर बनाए गए हैं, 25.4 के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, 5.5 के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत 3,361 ग्राम पंचायत जो हैं, मतलब जितने ग्राम पंचायत को अडॉप्ट किया है MLAs ने। जल जीवन मिशन में 12.2 करोड़ हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया गया टैप वाटर। ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.69 करोड़ हाउस होल्ड कंप्लीट हुए हैं, यानी कि इतने सारे हाउस होल्ड को घर मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इतने किलोमीटर लंबा लेंथ रोड की कंप्लीट की गई है, वो भी ग्रामीण एरिया में। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट का। अब हेल्थ फॉर ऑल की बात करें तो एफोर्डेबल मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए 14,000 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। इंश्योरिंग हेल्थ एंड बिल्डिंग केयर के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इसमें 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी इशू किए गए हैं। इतने 1,75,560 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल भी, मतलब फुटफॉल ऑफ 370 करोड़ भी किया गया है। और फुल्ली ह्यूमनाइजेशन कवर भी 93.5% नेशनली किया गया है। अगर हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड सीमलेस एंड इक्विटेबल हेल्थ की बात करें तो उसमें आभा ID कार्ड क्रिएट की जाएगी, जिसमें सरकारी हॉस्पिटल से। अब आभा ID कार्ड से होगा क्या, ये एक हमें ऑनलाइन ये डेटा भी हमें प्रोवाइड करेगा आभा ID कार्ड। इसमें हर एक जो एक बार किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, किसी उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका एक ID जनरेट होगा। अब वो जब भी जाएगा उस हॉस्पिटल में, उस ID से ही अपना टोकन लेगा, उसमें इलाज कराएगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके पास सब डेटा आता रहेगा कि कौन सा आदमी कितनी बार बीमार पड़ रहा है, उसको कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ट्रैक करने के लिए हमारे हेल्थ इश्यूज को। अगर हम बात करें अंडर यू विन 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन एंड 5.4 करोड़ चिल्ड्रन ट्रैक किए गए हैं, एंड 26.4 करोड़ वैक्सीन डज मॉनिटर्ड, यानी कि ये सारी चीजें हम मॉनिटर कर रहे हैं कैसे, यू विन के तहत। ई संजीवनी के तहत सर्विसिंग 31.19 करोड़ पेशेंट को हेल्प मिली है ई संजीवनी के तहत, यानी कि आप ऑनलाइन ही अपने दवाओं को मंगा सकते हैं इस ऐप से। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की एग्जिस्टेंस प्रायोरिटीज में, तो इंप्रूविंग की हुआ है लेबर मार्केट इंडिकेटर्स में। यूजुअल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल एज 15 ईयर एंड एबव। अगर हम हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो हमारा यूजुअल स्टेटस इंडिविजुअल एज 15 ईयर्स एबव हमारा बढ़ा है। अब इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अभी 2024 में कितना है, 60.1% है। अगर हम बात करें ये हमारा वर्क पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 58.2%। और ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 3.2%। ये अभी न्यू वाला है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 2017 एंड 18 में 6% था। अगर हम अर्बन लेबर मार्केट की बात करते हैं तो अर्बन लेबर मार्केट में हमारा 50.7, ये क्या है हमारा, ये हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अर्बन लेबर मार्केट का ये इंडिकेटर है। 50.4% जो लोग हैं वो लेबर मार्केट में एंगेज्ड हैं। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2017 और 18 से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है 2023 और 24 में। ये इसके इंडिकेटर्स है। अब इससे देख सकते हैं आप, जो ग्रीन कलर है, जो एकदम डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ पे कैसा है, अगर ये हमारा इंडिकेटर 1 से लेकर 60 तक के बीच में रैंक करता है। तो अगर जहाँ पे रेड है तो यहाँ पे कम है,
और जहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा अगर 2024 का देखें तो ये बहुत अच्छा फीमेल इंक्रीज हुआ है हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पहले के कंपैरिजन में। अगर हम बूस्ट देखें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कि तो किस तरह से क्या चीजें की जा रही हैं जिससे विमेन एम्पावरमेंट बढ़े, तो उसके लिए एक्सेस टू क्रेडिट में क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टार्टअप सपोर्ट्स, ये सब कुछ विमेन के लिए हुआ है इनिशिएटिव, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना एंड एनसीडीसी सपोर्ट। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए संकल्प, कॉयर डेवलपमेंट, पीएम कौशल विकास योजना, ये सब कुछ महिलाओं के लिए ये सारी इनिशिएटिव्स ली गई हैं। मार्केट सपोर्ट के लिए फुली सब्सिडाइज ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन है, सपोर्ट टू विमेन ओन्ड के लिए जो भी इंटरप्राइजेज में जाना चाहती हैं उनके लिए क्या क्या सपोर्ट है, फॉर्मलाइजेशन है, 3% प्रोक्योरमेंट है और फुली सब्सिडाइज और ZED सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब है किसके लिए, महिलाओं के लिए। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी में क्रिएशन हुआ है जॉब का, साथ ही साथ ग्रीन वर्कफोर्स भी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ा है। इंडियन डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट किया गया है कि सरपास कर देगा 1 ट्रिलियन USD बाय 2025। तो हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इकोनॉमी में हमारा वर्कफोर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो हमारा एस्टिमेट है 1.02 मिलियन 2023 में, ये भी जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं, अब मुझे आप बताइएगा व्हाट इज गिग वर्कर्स कमेंट सेक्शन में, इसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो जो गिग वर्कर्स हैं वो प्रोजेक्ट किए गए हैं कि रीच कर जाएंगे 2.35 करोड़ बाई 2029 एंड 30। और ये हाइड्रो पावर एम्प्लॉयज जो है 453K इन इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग 20% ऑफ द ग्लोबल जॉब ग्लोबली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो दो सेक्टर है जिसमें हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्किल फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, तो चेंजिंग वर्ल्ड के लिए कौन सी स्किल है, तो अगर हम री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग की बात करें तो इसमें CTS और ITIs, इसमें 1.2 करोड़ एनरोलमेंट हुआ है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1.57 करोड़ ट्रेंड हुए हैं जिसमें 1.21 करोड़ सर्टिफाइड भी हैं। JSS यानी कि 27L ट्रेंड हुए हैं और इतने लाख को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो पीएम कौशल विकास योजना में विमेन का 58% पार्टिसिपेशन रहा है। विमेन फ्रॉम 82% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरी हो रही हैं JSS में। ITI और NSTI में विमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है, 9.8 से लेकर 13.3 तक हुआ है। NAPS विमेन का जो शेयर है वो 7.7 से लेकर 22.8% तक भी बढ़ा है। अब इंटरनेशनल मोबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बायलैटरल पार्टनरशिप G2G मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, प्री डिपार्चर ओरिएंटल ट्रेनिंग, ये सब कुछ इंटरनेशनल मोबिलिटी में ये सब चल रहा है। न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल की अब हम बात करें तो NCVET में 200 प्लस न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल कोर्सेज अप्लाइड हुए हैं। पीएम कौशल विकास योजना में इतने लाख लोग एनरोल हुए हैं और 3.0 लाख कंप्लीट कर लिए हैं अपना जो भी ट्रेनिंग है उनकी, और 98K इन ट्रेनिंग में है। IITIs में 29 न्यू एज कोर्सेज ऐड किए गए हैं अंडर CTS। अब इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन में भी जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो भी रेज हुए हैं पहले के कंपैरिजन में। न्यू IIT अपग्रेडेशन स्कीम में जो IIT हब्स हैं वो भी 1000 अपग्रेड हुए हैं। 20 लाख यूथ ट्रेंड हुए हैं 5 साल में इंडस्ट्रियल अलाइड कोर्सेज में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग की बात करें तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है उसको भी एम्पावर किया गया है स्किल इकोसिस्टम के लिए। और डेमोक्रेटिक स्किल यानी कि इजी एक्सेस टू इंडस्ट्रियल अलाइड कोर्सेज भी इंप्रूव हुए हैं। अब हम बाद में लास्ट में हम लेबर इन AI एरा की बात करें तो फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक ऑटोमोबाइल, अभी किस तरीके से हमारा लेबर ऑफ AI एरा हमारा बढ़ रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ AI प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस फॉर द लेबर रिच इंडिया। तो इंडिया एक लेबर कंट्री है तो उसके लिए AI का डेवलपमेंट एक अपॉर्चुनिटीज भी है और चैलेंजेस भी है, क्योंकि हमारा पूरा स्ट्रक्चरल चेंज होगा AI की वजह से और हमें उसको स्किल को सीखना पड़ेगा तब जाके हम इस जॉब को ले सकेंगे। और इंडिया एक लेबर कंट्री है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है। साथ ही साथ हमारा पास्ट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन व्हेन नॉट केयरफुली मैनेज्ड एंड हैज बीन पेनफुल विद लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स इम्पैक्ट। तो हमारा इसका लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। मिटिगेशन रिस्क हम देखें, इनेबल इंश्योर एंड स्टेवर्ड इनिशिएटिव्स। तो ये जितने भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है ये सब कुछ आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जितना मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया वो सब कुछ भी आपको नंबर्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसको एक बार आप गो थ्रू
थ्रू जरूर होइएगा और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसके बाद। केयरफुल डिप्लॉयमेंट ऑप्टिमाइज ओवर अ लॉन्ग हॉरिजेंटल एआई। तो एआई पे बहुत एक कैटलिस्ट एक तरह से ये हमारे लिए फ्यूचर सेंट्रिक ऑटोमोबाइल्स हैं ये सारी चीजें, लेबर आर्गुमेंटिंग रेदर देन लेबर रिप्लेसिंग। तो लेबर को रिप्लेस करना मतलब एआई का जो काम है वो हमारे लिए ईज प्रोवाइड करना होना चाहिए, ना कि हमारे यहाँ के लेबर्स को हटाना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और चैलेंजिंग क्या है एआई की स्केलिंग के लिए, एक तो प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ स्केलिंग एआई। तो ये सब चीजों का ध्यान हमारे पूरे उसमें दिया गया है। तो हमने आज 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर्स जो इंक्लूड किए हैं उसके मेन चीजों को हमने पढ़ लिया और यही सारी चीजों में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कल जो वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले आपके इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हुआ हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।